सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम। पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम और इसी स्पेक्ट्रम का एक कंटिन्यूम है, वो है पिगमेंटरी ग्लोकोमा। पिगमेंटरी ग्लोकोमा। सो पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम अगर होगा तो इट कैन रिजल्ट इन ग्लोकोमा, और उस ग्लोकोमा को हम बोलेंगे पिगमेंटरी ग्लोकोमा। तो आइए देखते हैं कि इसकी बेसिक पैथोलॉजी क्या है। तो देखो, अब किस पेशेंट में या किस इंसान में कौन सी प्रॉब्लम आनी है तो इसको तो कोई भी नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली हम मेडिकल साइंस में ये स्टडी कर सकते हैं कि उस प्रॉब्लम का मैकेनिज्म क्या है। तो अब ऐसा देखा गया है कि कुछ यंग मेल्स, यंग जनरली मेल्स, तो यंग मेल्स में अगेन जनरली जो के मायोपिक हैं, तो यंग मेल्स जो के मायोपिक हैं, सो सभी में ऐसा नहीं होता, पर कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जिनमें ये प्रॉब्लम है या जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो इट हैज़ बीन सीन कि यंग मेल्स जो कि ज़्यादातर मायोपिक हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी आई का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दे समटाइम्स हैव अ लार्ज आइरिस। दे समटाइम्स हैव अ लार्ज आइरिस। तो उनके आइरिस का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ हैविंग अ लार्ज आइरिस, आइरिस की जो पेरिफेरी है या जो पेरिफेरल आइरिस कॉन्फ़िगरेशन है, तो पेरिफेरल आइरिस कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे केसेस में वो कॉनकेव होती है, कॉनकेव होती है। सो देयरफॉर अगर किसी यंग मायोपिक मेल में लार्जर आइरिस है, जिसकी वजह से उसकी जो पेरिफेरल आइरिस की कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉनकेव है, जो पेरिफेरल आइरिस कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉनकेव है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन देयर इज इंक्रीज्ड टेंडेंसी ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। आइरिस की जो पीछे वाली सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस जो है आइरिस की, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस वो रब करती है। सो द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस गेट्स रब्ड अगेंस्ट the posterior surface of iris gets rubbed against the zonules. So this is the root cause of problem कि एक यंग मेल जो कि मायोपिक है, मायोपिक भी कोई कुछ भी एक्सटेंट हो सकता है, इसका कोई एग्जैक्ट कोरिलेशन तो नहीं है। तो यंग मेल जो कि मायोपिक है और जिसमें के आइरिस जो है बड़ा है, उसकी वजह से उसका जो पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन है आइरिस की वो कॉनकेव है। तो ऐसे केसेस में जो आइरिस की पोस्टीरियर सरफेस है, इट गेट्स रब्ड अगेंस्ट दी जोन्यूल्स। तो जब भी ऐसा होएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी द रिलीज ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट जो है वो कहां से आ रही है? ऑब्वियसली आइरिस के पिगमेंटेड एपिथेलियम से। सो आइरिस के पिगमेंटेड एपिथेलियम से ड्यू टू द रबिंग ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस अगेंस्ट द जोन्यूल्स हैपनिंग इन अ यंग मेल हु इज मायोपिक, तो आइरिस की पिगमेंट रिलीज होगी। सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो पिगमेंट रिलीज होती है ऐसी सिनेरियो में, ये पिगमेंट रिलीज आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ जाती है। तो जब भी ऐसा पेशेंट कोई एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, या जिम एक्टिविटीज़ हो गई, या कई बार कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, कोई सॉकर प्लेयर है, तो जब भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उस समय ये जो पिगमेंट रिलीज है वो ज़्यादा होगी। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ पिगमेंट while performing these strenuous activities। तो जब भी पेशेंट ऐसी एक्टिविटी करेगा तो पिगमेंट जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। सो देयरफॉर टिपिकली क्या होगा
कि इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जब भी पिगमेंट ज़्यादा रिलीज होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी देखी गई हैं कि कई बार अकोमोडेशन का भी रोल रहता है। पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम में अकोमोडेशन का भी रोल रहता है। इट हैज़ बीन सीन के नॉर्मली भी जब हम अकोमोडेट करते हैं वाइल परफॉर्मिंग नियर एक्टिविटीज, तो पास का देखने के समय जब हम अकोमोडेट करते हैं तो अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन आइरिस की कॉन्केव है तो अकोमोडेशन से भी पिगमेंट रिलीज ज़्यादा हो जाता है। So therefore, having a concave peripheral iris configuration, तो अकोमोडेशन की वजह से भी या अकोमोडेशन से भी पिगमेंट रिलीज बढ़ जाता है। सो therefore ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी अगर उसकी आई का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अभी हम जानते हैं कि पिगमेंट रिलीज हुआ, राइट। सो लेट्स से कि यंग मेल मायोपिक है with all these configurations। तो यंग मेल मायोपिक है जिसमें एक्सरसाइज के बाद पिगमेंट रिलीज हुई, राइट। तो पिगमेंट कहां से रिलीज हुई? ऑब्वियसली फ्रॉम द आइरिस पिगमेंट एपिथेलियम। तो अभी क्या होगा कि ये जो पिगमेंट रिलीज हुई ये मोस्टली कहां कहां जाएगी? ऑब्वियसली ये एक्वस में जाएगी। तो एक्वस से पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, तो एक्वस से पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए पिगमेंट्स जो हैं वो एंटीरियर चैम्बर में जाएंगी और एंटीरियर चैम्बर में जाके वो प्रिडोमिनेटली दो जगह पर डिपॉजिट होती हैं। एक तो है आपके कॉर्निया के एंडोथीलियम के ऊपर और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क में। सो द पिगमेंट्स विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉर्नियल एंडोथीलियम और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि दे विल गेट डिपॉजिटेड इन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। दे विल गेट डिपॉजिटेड इन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। तो कॉर्नियल के एंडोथीलियम पे जब पिगमेंट्स डिपॉजिट होंगी तो जब हम कॉर्निया को स्लिट लैंप पे देखेंगे ऐसे स्लिट बना के, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पिगमेंट्स हैं जनरली सेंटर में होती हैं और ये एक स्पिंडल लाइक अपीयरेंस में होती हैं। सो द पिगमेंट्स दे आर जनरली इन द सेंटर ऑन द कॉर्नियल एंडोथीलियम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिंडल। तो स्पिंडल या फर ट्री की जैसे लुक होती है इनकी। तो ये जो स्पिंडल जैसी पिगमेंट्स हैं, इस स्पिंडल को हम बोलते हैं क्रुकनबर्ग स्पिंडल। सो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको देखा। तो कॉर्निया के एंडोथीलियम पे जो पिगमेंट्स डिपॉजिट होंगी वो जनरली सेंटर में हैं और स्पिंडल शेपेड हैं, जिसको बोलते हैं क्रुकनबर्ग स्पिंडल। इसकी प्रेजेंस से भी विजन में, आईसाइट में इतना ज्यादा फर्क वैसे नहीं पड़ता। तो ये आपको डायग्नोसिस में देयरफॉर हेल्प करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ये पिगमेंट्स आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे जाके डिपॉजिट होंगी तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो जब आपकी पिगमेंट्स आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जाके डिपॉजिट हो जाएंगी तो नेचुरली दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल आउटफ्लो ऑफ एक्वस। तो एक्वस का जो नॉर्मल आउटफ्लो है उसमें प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जनरली ये जो सारी प्रॉब्लम है ये मायोप्स में हो रही है। तो देयरफॉर नॉर्मली अगर हम एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ देखें तो चैम्बर तो डीप होता है। तो मायोप्स में एंटीरियर चैम्बर जो है वो डीप होता है और जो एंगल है ड्रेनेज का या एंटीरियर चैम्बर का वो भी वाइड ओपन है। सो एंगल भी ओपन है क्योंकि मायोप्स में चैम्बर भी डीप है। सो देयरफॉर ओपन एंगल में जब पिगमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन एंगल ग्लोकोमा। और क्योंकि पिगमेंट्स ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो दैट्स अ सेकेंडरी टाइप ऑफ ग्लोकोमा। तो ये हो गया SOAG यानी कि सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो ग्लोकोमा वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब ये प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रही है और इसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व के ऊपर डैमेज जो है हमें नजर आ रहा है। ओके। और इसके अलावा जब ऐसे एपिसोड्स बार बार होते रहेंगे, जब भी बार बार आइरिस से पिगमेंट्स रिलीज होती रहेंगी तो जनरली इंफीरो नेजल क्वाड्रेंट में,
तो जब भी आइरिस से बार बार पिगमेंट्स रिलीज होती रहेंगी तो इंफीरियर नेजल क्वाड्रेंट में खास करके, बट अदरवाइज पूरे आइरिस में हमें यहाँ पे रेट्रो इल्यूमिनेशन पे जब हम देखेंगे तो आइरिस में हमें ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स नजर आएंगे। ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स का मतलब है कि आइरिस जो है आपको लगेगा कि जैसे पतला हो गया और आइरिस के पीछे से भी हमें जो नॉर्मल रेड ग्लो है वो नजर आ रहा है। सो देयरफॉर ये हमारे पास एक क्लासिक ट्रायड है पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम या पिगमेंटरी ग्लूकोमा को डायग्नोस करने का, जिसमें एक हो गया आपका क्रुकनबर्ग स्पिंडल, एक हो गया आपका आइरिस के ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स, और तीसरा आपका हो गया इंक्रीज या हैवी पिगमेंटेशन ऑफ द ट्रेबेकुलर मैशवर्क या एंटीरियर चैम्बर एंगल, जो कि ऑब्वियसली आप गोनियोस्कोपी पे देखेंगे। So this is the root pathology of pigment dispersion syndrome. तो therefore हमने जाना कि पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम जो है वो किस में होता है, क्यों होता है, और अगर आप इनहेरिटेंस की बात करो तो पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम या PDS में हमने ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस देखी है, बट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो ये भी आप याद कर सकते हो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस इज सीन इन पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम। अब आगे है कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम। देखो इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हो, इट हैज बीन सीन कि अगर हम, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम पेरिफेरल आइरिस की जो कॉन्केव कॉन्फ़िगरेशन है उसको ठीक कर दें, अगर हम पेरिफेरल आइरिस की कॉन्केव कॉन्फ़िगरेशन जिसकी वजह से आपका जो आइरिस की पोस्टीरियर सरफेस है वो जोन्यूल से रब करती है, अगर हम इसको ठीक कर पाए तो हम पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम को ठीक कर देंगे। दूसरा है हमने प्रेशर को कंट्रोल करना है, आईओपी को कंट्रोल करना है। तो कॉन्केव आइरिस को ठीक करने के लिए पेरिफेरल आइरिस की एक तो आप लेजर पेरिफेरल आइरिडोटमी कर सकते हो, लेजर पेरिफेरल आइरिडोटमी, विच मीन्स के आइरिस में एक लेजर से आपने होल कर दिया। तो इससे क्या होगा कि दिस विल इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो जब एक पेरिफेरल आइरिडोटमी हो जाती है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में जो प्रेशर है वो और ज़्यादा इक्वलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पिगमेंट की रिलीज है वो कम हो जाएगी। दूसरा है मायोटिक्स का मतलब है प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने वाली ड्रग्स, प्यूपिल को छोटा करने वाली ड्रग्स, जिसमें के पाइलोकार्पिन का नाम आता है। तो पाइलोकार्पिन जब हम यूज करते हैं तो ये प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो आइरिस की कॉन्केव कॉन्फ़िगरेशन है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और प्लस ये देखा गया है कि कंस्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल इंड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूपिलरी ब्लॉक। तो पूरा प्यूपिल ब्लॉक नहीं होता, पर थोड़ा सा प्यूपिल जो है वो रिलेटिव आप बोल सकते हो कि इट इंड्यूसेस अ रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक, जिसकी वजह से भी आपका जो पेरिफेरल आइरिस कॉन्फ़िगरेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। बट जनरली ये जो पाइलोकार्पिन है इसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इसकी वजह से हेडेक होने लग जाता है। तो सभी पेशेंट्स पाइलोकार्पिन को टॉलरेट नहीं कर सकते, बट अदरवाइज पाइलोकार्पिन भी आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम में। बस इसके अलावा तो आप जो आईओपी लोअरिंग ड्रग्स हम यूज करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं, तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, पीजी एनालॉग्स को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे विल रिड्यूस योर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। या आप कोई भी और प्रेशर लोअरिंग ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर ड्रग से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली फिर हमें ग्लूकोमा सर्जरी करनी पड़ेगी। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम के पेशेंट्स में हमने बोल के रखना है
कि उस पेशेंट ने बिल्कुल भी स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी। तो पेशेंट ने कोई भी स्टर्नस एक्टिविटी एकदम से भाग भाग के जॉगिंग एक्सरसाइज जो है नहीं करनी, बिकॉज उसकी वजह से ज़्यादा पिगमेंट रिलीज होगा। सो आई थिंक दैट्स इट। तो अभी हम एक दो क्लिनिकल फोटोग्राफ्स देख लेते हैं आइरिस ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स की, गोनियोस्कोपिक पिक्चर देख लेते हैं और क्रूकनबर्ग स्पिंडल देख लेते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ़्ट में टॉप पे सेकंड पिक है यहाँ, इसमें हम देख सकते हैं कि रेट्रो इल्यूमिनेशन पे हमें आइरिस के थ्रू से रेड ग्लो नज़र आता है। दीज आर कॉल्ड आइरिस ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स। दे आर मोर मार्क्ड इन द इंफीरियर नेजल क्वाड्रेंट। यहाँ पे टॉप में राइट में जो पिक्चर है, यहाँ पे हमें पिगमेंट्स नज़र आ रही हैं, पर ये पिगमेंट्स एंटीरियर लेंस कैप्सूल के ऊपर है। ये गोनियोस्कोपिक व्यू है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्सर है। सो ट्रबैकुलर मैशवर्क जो है दिस इज़ हैविली पिगमेंटेड। अब दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्रूकनबर्ग स्पिंडल के कॉर्निया के एंडोथीलियम पे पिगमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं इन अ कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल मैनर। सो दैट्स इट। एनी डाउट मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।